नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन जोन हॉरर में। मेरा नाम करण है। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ वह घटना आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। तब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में अलीगढ़ में कार्यरत था। आज मैं अपनी जॉब से रिटायर्ड हो चुका हूँ। कई सारी जगहों पर फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में कार्य किया, अच्छी बुरी यादें भी संजोए, लेकिन उन्हीं यादों में मैं एक घटना को अपनी जिंदगी से कभी भुला नहीं पाया। वह मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमय और खौफनाक घटना थी, जिसे आज भी याद करके मेरी रूह कांप उठती है। उस घटना को बीते बरसों हो गए, लेकिन आज भी जब कभी भी उस घटना को याद करता हूं तो फिर से पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। बात उन दिनों की है जब मेरा ट्रांसफर मेघालय से अलीगढ़ के एक गांव में फॉरेस्ट विभाग में सीनियर पद पर हुआ था। उसके पहले मैं असिस्टेंट ऑफिसर था। यह पहली बार था जब पूरे जंगल का भार मेरे कंधे पर था। ट्रांसफर होते ही मैं अलीगढ़ के उस गांव लिए निकल गया। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ छोटा सा गांव, चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां जाते ही वह खूबसूरती एक खौफनाक सपने में बदल गई, जिसे भुला पाना मेरे लिए आज तक आसान नहीं हुआ। उस खूबसूरती के पीछे छिपा था एक काला राज हवाओं का ताना। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के मुताबिक जंगल की गहराई में एक ऐसा इलाका था जहां हवाएं कभी शांत नहीं होती थीं, लगातार चलती। यह हवाएं किसी भयानक तूफान की तरह सीटी बजाती थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन हवाओं के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। युवा पीढ़ी इन कहानियों को सिर्फ एक लोक कथा मानती थी, और मैं भी उन्हीं में से एक था। एक हसीन शाम को सूरज की सुनहरी किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर निकल रही थी। मैं अपने सहयोगी माधव के साथ जंगल का निरीक्षण कर रहा था। माधव का भी मेरे साथ ही पोस्टिंग हुआ था। अभी हम दोनों जंगल के आसपास निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने आसपास की पत्तियों को उड़ा दिया। यह हवा थोड़ी ही देर में शांत तो हो गई, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ अजीब जरूर था, क्योंकि अगर आम हवा होती तो वह सिर्फ पत्ते धूल मिट्टी लेकर आती, लेकिन उस हवा में एक अजीब सा खौफ भरा हुआ था। आवाज थी, कानों में फुसफुसाहट और एक अजीब सी चीख आवाज सुनकर मैं एकदम चौंक पड़ा और अपने सहयोगी राघव से पूछा, राघव, यह क्या था? इन हवाओं की रोक में मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गुस्से और दर्द में हो। मेरी बात सुनकर राघव कंधे उचकाकर बोला, कुछ खास नहीं साहब, पहाड़ों में तो हवाएं चलती ही रहती हैं। बरसात आ रही है तो हवाओं में ऐसे बदलाव आते रहते हैं। राघव की बात मुझे जरा भी हजम नहीं हुई थी। खैर, उस वक्त मैं उस बात को अनसुना करके अपने सरकारी आवाज आ गया, लेकिन अगले कुछ दिनों में वह हवाएं और तेज होती चली गईं। वे दिन रात चलती रहीं और एक भयानक सी आवाज पैदा करती थी। मेरे साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी परेशान हो गए थे। सबका सोना जगना मुश्किल हो चुका था और हर किसी के मन में एक अज्ञात डर पैदा होने लगा था कि शायद यह किसी आने वाली अनहोनी का संकेत हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। आज तक मैं जितनी भी जगह फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में गया था, वहां ऐसा प्राकृतिक कोहराम नहीं देखा था। जो चीज उस जंगल और गांव के आसपास हो रही थी वह मेरे समझ से परे थी। दिनों दिन बीतते गए, लेकिन वह चीज कम नहीं हुई। एक रात हवाओं का ताना अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ उखड़ने लगे और जंगलों से जानवरों की भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। जब मुझसे यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं उसी वक्त राघव को अपने साथ लेकर गांव के सरपंच के घर गया। सरपंच जी के घर पहुंचते ही मैंने देखा कि पहले से ही गांव के कुछ और लोग सरपंच जी के घर के सामने बैठे हुए हैं। सरपंच जी काफी वृद्ध हो चुके थे। चौपाल पर बैठे चेहरे पर गहरी चिंता में डूबे हुए किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। मुझे आते देख गांव के सभी लोग खड़े हो गए। मैंने सबसे पहले सरपंच जी को प्रणाम किया और उनके पास जाकर पूछा, सरपंच जी, यह कैसी प्राकृतिक आपदा है? मैं आज तक जितनी भी जगह गया हूं ऐसी स्थिति नहीं देखी। मेरी बात सुनकर पहले तो सरपंच जी एकदम गंभीर हो गए, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, यह हवाओं का ताना है। रमन बाबू कई सालों बाद वापस आ गया है। मैं यह नाम पहली बार सुन रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए बोला, माफ कीजिएगा सरपंच जी,
पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिर यह हवाओं का ताना क्या है? मेरी बात सुनकर सरपंच जी पहले तो थोड़ी देर शांत रहे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, हम में से इसके बारे में किसी को ठीक से कुछ भी नहीं पता, लेकिन दादा प्रदाताओं के मुंह से इस कहानी के बारे में सुना था। हमने कई सदियों बाद इस चीज की शुरुआत फिर से हो गई है शायद। उनकी कहानियां सच थीं। सैकड़ों साल पहले यहां एक क्रूर जमींदार रहता था। यहां की प्रजा उससे बहुत परेशान थी। आसपास के जितने भी गांव थे, सब लोगों पर वह घोर अत्याचार करवाता था। कभी भी किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता था, तो कभी जबरन वसूली करता। घर की बहू बेटियों को भी वह नहीं छोड़ता था। जो कोई भी औरत उसे अच्छी लगती, उसे वह उठवा लेता था, और अगर उसका कोई विद्रोह करता तो उसे जान से मरवा डालता था। उसने इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया था कि लोगों की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी, और एक रात गांव वालों ने विद्रोह कर दिया। उसकी हवेली में घुसकर पहले उस जमींदार को जंगल में ले आए, और फिर एक पेड़ से बांधकर आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह जमींदार किसी बहुत बड़े तांत्रिक से तंत्र मंत्र की शक्तियां भी सीख रहा था, और मरने के बाद वह लोगों को सताना नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा जंगल में भटकने लगी, और हर साल अमावस्या की रात को उसकी क्रोध भरी आवाज हवाओं के जरिए सुनाई देने लगी थी। मुझे यह कहानी एकदम बचकानी लगी। मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या भला? पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि पहाड़ों के आसपास कोई प्राकृतिक घटनाओं के कारण ही ऐसा हो रहा हो, लेकिन मुझे सभी गांव वालों के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मैंने सरपंच जी से कहा, माफ कीजिएगा सरपंच जी, मैं आप लोगों की बात को काटना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कुछ प्राकृतिक घटना के कारण ऐसा हो रहा हो। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि जंगल में जाकर हवाओं के ताने का राज खोलने की कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनकर सरपंच जी, जो अब तक एकदम शांत होकर मेरी बातें सुन रहे थे, जंगल में जाने की बात सुनकर ही एकदम हड़बड़ा गए और बोल पड़े, रमन बाबू, आप शहरी लोग हैं, गांव देहात की कहानियों और घटनाओं से अपरिचित हैं, लेकिन मैं आपको उस जंगल में अकेले नहीं जाने दे सकता। होनी अनहोनी कौन जाने, अगर आपको कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आएगी। मैं सरपंच जी के अंदर चल रहे भावनाओं को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उन्हें फिर से समझाते हुए बोला, जंगल में जो कुछ भी हो रहा उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है, और अगर कुछ और बात हो तो उसका पता लगाना भी मेरा ही काम है। आप चिंता मत कीजिए, बस मेरा साथ दीजिए। और इतना कहकर मैंने उन्हें नमस्कार करके राघव के साथ अपनी आवाज पर लौट आया। उस दिन रात को सोने के समय मुझे बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कहकर आया था, लेकिन गांव वालों की बातें मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थीं कि अगर उनकी बातों में 50% भी सच्चाई हो तो मेरे साथ क्या होगा। पूरी रात इन्हीं सवालों से मैं गिरा रहा, जैसे तैसे सोया, और सुबह होते ही राघव के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। बरसात का मौसम था, जिसके कारण जगह जगह पर पानी और कीचड़ जमा हुआ था। जीप चलाने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अब हां से जीप से आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए गाड़ी को किनारे खड़ी करके मैं और राघव पैदल ही जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जंगल का माहौल काफी भयानक लग रहा था। अभी हम दोनों कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी अचानक हवाओं का चलना काफी तेज हो गया। एक ही पल में इतना भयंकर तूफान शुरू हो गया कि पेड़ों से टूटी हुई शाखाएं जमीन पर बिखरने लगीं। हम दोनों जैसे तैसे बचते बचाते एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी गंध भी आने लगी थी, अजीब सी दुर्गंध जो हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। अब वहां रुकना सही नहीं लग रहा था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाते गए, हवाएं और तेज होती चली गईं। अभी हम कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी एक जगह हमारी ठीक सामने ही एक विशाल पेड़ गिर गया। ऐसा मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे उखाड़ फेंका हो। यह नज़ारा देखकर मुझे सच में वहां से डर लगना शुरू हो गया था। मतलब पल भर में आंधी में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि इतना विशाल पेड़ हमारे सामने गिर जाए। पेड़ का गिरना यह भी संकेत दे रहा था कि शायद हमें आगे बढ़ने से कोई रोक रहा हो। दिमाग में कई सारी बातें चल रही थीं। अभी मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी हमें दोनों को ही एक भया चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि मानो हमारे कान फट जाएंगे।
राघव अब वहां से हद से ज्यादा डर गया था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, रमन साहब, अब यहां से मैं आगे नहीं जा सकता और आपको भी वापस लौटना चाहिए। जितना जल्दी हो सके जंगल से निकल चलते हैं। हालांकि डर तो मुझे भी लगना शुरू हो गया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। जंगल के काफी अंदर जो आ गए थे, मैंने राघव को एकदम सावधान करते हुए कहा, राघव, तुम चारों तरफ ध्यान देते हुए चलना। जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं, इसलिए वापस निकलना बेवकूफी है। अगर आज हम उस राज का पर्दाफाश नहीं कर पाए तो फिर शायद ही इस कहानी का अंत कभी हो पाएगा। राघव भी मेरी बात को समझ गया था और मेरे पीछे पीछे काफी सावधानी से चलने लगा। इधर वह हवाओं का ताना लगातार आता जा रहा था। हम दोनों धीरे धीरे उस चीख की आवाज का पीछा करते हुए कुछ ही देर में एक खंडहर नोमा बंगले तक आ पहुंचे। यह वही बंगला था जिसके बारे में गांव वालों ने जिक्र किया था, जिसमें कभी शायद वह क्रूर जमींदार का निवास था। वह बंगला एकदम जर्जर और टूटा फूटा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों पहले इस बंगले को बनवाया गया हो। इतना खौफनाक बंगला देखकर मन में एक अजीब सा डर तो बैठ गया था, लेकिन अपने मन के डर को मन में ही रखते हुए मैं उस बंगले की तरफ आगे बढ़ता चला गया। राघव भी मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलता रहा। जैसे जैसे हम दोनों उस बंगले की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हवाएं भी बहुत तेज उसी बंगले की तरफ से चलती आ रही थीं। मैं और माधव धीरे धीरे चलते हुए उस बंगले के मुख्य दरवाजे के पास आ गए थे। दरवाजे पर लताएं और पेड़ पौधे उगाए थे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, वैसे ही राघव मुझसे दोबारा बोला, रमन साहब, यहां तक आ गए। देखिए, इस जगह सूरज की रोशनी भी ठीक तरह से नहीं आ रही है, और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि यह बंगला जंगल के इतने अंदर बसा हुआ है। फिर यहीं पर हवाएं सबसे ज्यादा तेज कैसे हो सकती हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि हवाओं के चलने का कोई जरिया होना चाहिए, और यहां पर जगह इतनी ज्यादा तंग है कि इतनी तेज हवाओं का चलना संभव ही नहीं हो सकता। राघव की बातें सही लग रही थीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें थीं। लेकिन फिर एक बार उसकी बात को टालते हुए मैंने कह दिया, कारण जो भी हो पता लगा कर रहूंगा, और अगर तुमको यहीं पर रुकना है तो रुक सकते हो। मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैं उस बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं उस दरवाजे को काफी जोर देकर खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह दरवाजा टस से मस नहीं हो पा रहा था। तभी पीछे से राघव भी आ गया और हम दोनों की पूरी कोशिश से लोहे का दरवाजा चरमरा हुए खुल गया। दरवाजे के खुलते ही हमने देखा कि अंदर का माहौल और भी भयानक था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाल फैले हुए थे। टूटी हुई तलवारें और सड़ी हुई दीवारें इस महल के भयानक अतीत की गवाही दे रही थीं। दीवारें पर काफी अंकर और खौफनाक चित्र बने हुए थे। पूरा का पूरा बंगला शैतानी चित्रों से भरा हुआ था। यह सब नजारा देखकर एक पल के लिए मैं भी सिर से लेकर पैर तक कांप उठा था। अभी हमारे उस दरवाजे को खोले हुए मात्र 10 सेकंड ही हुए थे कि तभी अचानक हवाओं का ताना और भी तेज हो गया। बंगले की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और धूल का भयानक गुब्बार उड़ने लगा। एक ही पल में शांत बंगला पूरी तरह से रुद्र हो चुका था। अजीब अजीब चीजों के टकराने और जानवरों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वहां रुकना एक पल के लिए भी अब सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं और राघव एक कमरे में शरण लेने के लिए पूरी ताकत से दौड़े। धूल भरी आंधी में जैसे तैसे खुद को बचाते हुए हम दोनों एक कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर एक बहुत ही पुराना सिंहासन रखा हुआ था और सिंहासन के पीछे दीवार पर एक चांदी की चमचमाती हुई कलाकृति बनी हुई थी। पास जाकर देखने पर ऐसा लग रहा था कि अजीबोगरीब शैतानी और काले तंत्र मंत्र की कुछ लिखावट और चित्र बने हुए थे। उसके ऊपर काफी धूल मिट्टी जमी हुई थी, जिसके कारण हम उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। अभी मैं कुछ बोलता कि तभी राघव ने बिना कुछ सोचे समझे उस नक्शे को साफ करने लगा। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही राघव ने नक्शे को छुआ, वैसे ही हवाओं का ताना एकदम शांत हो गया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शांति कुछ अनहोनी होने का संकेत दे रही हो। मैंने उस नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे के बीचों बीच एक छोटा सा निशान बना हुआ दिखाई दिया और उसके आसपास बहुत ही विचित्र प्राणी खड़े हुए थे।
किसी किसी जानवर के सिर पर इंसानी सिर लगे हुए थे और इंसान के शरीर पर जानवर का सिर। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह जमींदार सच में काली शक्तियों का धनी था। उसने काले जादू टोने का शरण लिया था। नक्शे को देखकर राघव डरते हुए बोला, साहब, लगता है यही वह जगह है और गांव वालों की बातों में सच्चाई है, वरना यह अचानक से हवाओं का बंद होना कोई आम बात नहीं हो सकती। मैंने भी राघव की बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ राघव, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन मैं इसके तह तक जाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर राघव घबराते हुए बोला, साहब, अगर उस जमींदार की आत्मा हमारे आसपास ही हुई तो क्या करेंगे? उसकी बातें मुझे अंदर ही अंदर डर की आगोश में समाने लगी थीं, क्योंकि आज तक पूरी जिंदगी मैंने इन सभी बातों को सिर्फ मन का वहम ही माना था। लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था, अब मैं कर भी क्या सकता था। बंगले के अंदर आ चुके थे, डर भी लग रहा था और इस कहानी के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर भी करना था। इसलिए मैंने अपने डर को छुपाते हुए एकदम नॉर्मल तरीके से उससे जवाब दिया, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमें इस जगह की जांच करनी होगी। जितना जल्दी हो सके सब जगह देख लेते हैं, फिर यहां से निकल जाएंगे। राघव के चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां से फौरन निकल जाना चाहता था, लेकिन वह मेरी बात को काट नहीं सका। हम दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर दूसरी तरफ बढ़ गए। जैसे ही हम दोनों कमरे से बाहर निकले, हवाओं का ताना फिर से शुरू हो गया, लेकिन शायद पहले से थोड़ा कमजोर था, या फिर यह कह सकते हैं कि हमने इतने कम समय में ऐसे ऐसे चीजें देख ली थीं जो हमारे सोच से परे थीं, इसलिए अब आदत सी हो गई थी। खैर, हम दोनों काफी चौकन्ना होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में हम उस बंगले के सबसे आखिरी छोर तक आ चुके थे, जहां पर एक विशाल दीवार खड़ी थी। बंगले के अंदर से ही जंगल की दूसरी तरफ एक रास्ता जा रहा था। वह इलाका बेहद खतरनाक था। विशाल वृक्ष जड़ से उखड़े पड़े हुए थे और जमीन पर गहरी दरारें थीं। हवाएं यहां इतनी तेज थीं कि बात करना भी मुश्किल हो पा रहा था। अचानक अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर सामने एक गुफा पर पड़ी। गुफा के दिखते ही मैं उस तरफ बढ़ गया और रोहित भी मेरे पीछे पीछे चिल्लाया, साहब। वहां जाते ही हमने देखा कि गुफा का मुंह बहुत ही ज्यादा अंधकारमय था, मानो अंदर कोई काला राक्षस छुपा हो। मुझे लगा कि यही वह जगह है जहां शायद कुछ रहस्यों का उजागर हो पाए, लेकिन वहां खतरा भी हो सकता था। इसलिए मैंने राघव को वापस बंगले की तरफ जाने के लिए कहा और खुद गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन राघव मेरी बात को इनकार करते हुए घबराया, नहीं साहब, आप अकेले मत जाइए। यह गुफा मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। मैं अपने साथ उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसे समझाते हुए बोला, चिंता मत करो माधव, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर हम दोनों ही अंदर गए और किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो गांव वालों को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। इसलिए मेरी बात मानो, तुम वापस लौट जाओ। अगर मैं 1 घंटे तक वापस ना लौटूं तो तुम मदद लेकर यहां आ जाना। राघव अब भी तैयार नहीं था, लेकिन काफी देर तक मनाने के बाद वह वहीं पर रुक गया और मैं टॉर्च की रोशनी लिए धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता चला गया। गुफा बेहद सकरी और गहरी थी। चलने में काफी मुश्किल हो रही थी। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी और हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान बहुत ही बुरी तरह से कराह रहा हो। मैं डर के मारे थरथरा तो रहा था, लेकिन आगे क्या है, इसकी जिज्ञासा मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए मैं बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर चलने के बाद गुफा का रास्ता चौड़ा हो गया था और मैंने देखा कि सामने एक विशाल चबूतरा जैसा बना हुआ है, जिस पर धूल मिट्टी जमी थी। उसके पास ही एक विशाल पेड़ का तना रखा हुआ था। मैं टॉर्च की रोशनी उस चबूतरे पर किया तो मैंने देखा कि उस चबूतरे के पास एक जंजीर से बंधी हुई एक खोपड़ी रखी हुई है और भी शरीर के अस्थि पंजर जो आसपास बिखरे हुए थे, जंजीर से बंधे हुए थे। यह देखते ही मैं पूरी तरह समझ गया था कि यह अस्थियां उसी जमींदार की हैं जिसे गांव वालों ने पेड़ से बांध के जला दिया था। लेकिन फिर यह समझ में नहीं आया कि इसे गुफा के अंदर क्यों रखा गया था। मेरे दिमाग में यही ख्याल पनप रहे थे कि शायद गांव वालों ने जलाने के बाद पेड़ के तने सहित उस जमींदार को इसी गुफा में डाल दिया हो।
अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि खोपड़ी की खाली आंखों के कटोरे में एक भयानक लाल जैसी कुछ चीज चमकी और पल भर में ही वह गायब हो गई। यह देखते ही मैं घबराते हुए पीछे हट गया। पहले तो मुझे लगा कि वह मेरा भ्रम था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ना ही मेरे टॉर्च की लाइट वैसी थी और बाहर से कोई भी लाइट अंदर नहीं आ रही थी। मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक हवाओं का ताना अपने चरम पर पहुंच गया। गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और मेरे आसपास ऊपर से पत्थर गिरने लगे। मैं अपने आप को बचाते हुए एक कोने में चला गया। एक ही पल में उस गुफा में आए हड़कंप से मैं पूरी तरह से समझ गया था कि पक्का सामने बड़ी कंकाल उसी क्रूर जमींदार की है। अभी मैं अपने आप को बचा ही रहा था कि तभी उस खोपड़ी से एक भयानक चीख निकली जो पूरी गुफा में गूंजने लगी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैं घबराकर अब पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे कसकर जकड़ लिया। उस चबूतरे के पास खींचने लगी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी जोरदार चीख निकल गई। मैं छटपटाते हुए चीख पड़ा, राघव, मेरी मदद करो। लेकिन मेरी आवाज गुफा के अंदर ही खो गई। इधर वह अदृश्य शक्ति मुझे उसी चबूतरे के पास ले जाकर उसी जंजीर में जकड़ लगी। मैं अपनी पूरी शक्ति से हाथ पैर झटक झटक कर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम होती चली गईं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि जब भी उस क्रूर जमींदार की शक्ति के आगे भैरव बाबा की गुहार लगाई जाए तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। यह याद आते ही मैंने जोर जोर से भैरव बाबा की गुहार लगानी शुरू की। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा लगाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उस अदृश्य शक्ति की पकड़ अब ढीली पड़ने लगी और गुफा में भयंकर चीख पुकार मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमींदार किसी बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो। हवाओं का चलना अब और तेज हो चुका था। इधर मेरी जकड़ भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। जैसे ही मैंने अपने आप को आजाद पाया, मैं पूरी ताकत लगाकर गुफा से बाहर निकलने लगा। गुफाओं में हवाओं के तेज चलने के कारण मैं अपनी आंखों को भी ठीक तरह से खोल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे हाथ से टटोलकर मैं गुफा से बाहर निकल गया। गुफा के बाहर निकलते ही पूरे जंगल में सन्नाटा पसर गया। तभी मैंने सामने देख कि राघव मेरी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही मुझे काफी राहत महसूस हुई। मैंने जल्दबाजी में उसे गुफा के अंदर घटी सारी आपबीती कह सुनाई। राघव मेरी बात सुनकर एकदम दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हवाओं के ताने के पीछे सच में गांव वालों की कहानी सच्ची साबित होगी। हम दोनों को ही पहले से काफी डर लग रहा था, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हमारे साथ घटी थीं, वह लौकिक शक्ति के कारण ही हो रही थी। लेकिन गुफा के बाहर आने के बाद अब गांव वालों की एक एक बात में सच्चाई झलक रही थी। मैंने राघव को वहां एक पल भी रुकने से मना किया और जल्दबाजी में जंगल के बाहर की तरफ जाने लगे। इतने सारे घटनाक्रम में शाम होने को आ गई थी। जैसे तैसे करके मैं और राघव जल्दी से वापस लौटे। गांव पहुंचते ही सबसे पहले मैं सरपंच जी से मिला और उनसे सारी राम कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर सरपंच जी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, हवाओं का ताना उसी क्रूर जमींदार की वजह से आता है। हालांकि भगवान और भैरव बाबा का शुक्र है कि आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। और जहां तक कहानियों में कहा गया है कि एक बार भैरव बाबा का नाम सुनकर कई सालों तक उस जमींदार की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। सरपंच जी की बात सुनकर अब मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने जिस चीज को भरम समझकर मानने से इनकार किया, वही चीज मेरे सामने बार बार आकर अपने होने का एहसास कराती रही। खैर, सरपंच जी से मिलने के बाद मैं अपने क्वार्टर आ गया और सच में अगली सुबह से हवाओं के ताने का आना बंद हो गया। जब तक मैं उस जगह रहा, हवाओं का ताना दोबारा फिर कभी नहीं आया। अलीगढ़ का वह गांव एक बार फिर से शांत और सुंदर हो चुका था, लेकिन मैं कभी भी उस गुफा को या उस खोपड़ी को नहीं भुला पाया। वह घटना मुझे हमेशा याद दिलाती रही कि दुनिया में ऐसी ऐसी रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी नजर नहीं आती, और हम बार बार सिर्फ इस बात के लिए काली शक्ति और भूत प्रेत को नहीं मानते क्योंकि वह हमें नजर नहीं आती। आप सभी को शायद मेरी कहानी सुनकर डर नहीं लगा हो,
लेकिन गुफा में सिर्फ आधा घंटा बिताया हुआ समय मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी मौत अब निश्चित है। भगवान का शुक्र था कि मैं वहां से बचकर निकल आया। एक चीज मुझे आज भी समझ में नहीं आई कि क्या सालों बाद हवाओं का ताना फिर से उस गांव में शुरू होगी तो क्या होगा। मेरी YouTube फैमिली, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।